बारिश की हल्की ठंडी मौसम में छप्पन भोग खाकर मजा आ गया। हाँ, मैंने तो गले तक खा लिया है। आप लोगों ने सारा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगी? तेरी औकात है 56 भोग खाने की? तुझे हम एक सूखी रोटी देते हैं, तू वही खाएगी? बुआ, मुझे अंदर से कमजोरी महसूस होने लगी है। काम करते हुए चक्कर भी आते हैं। एक सूखी रोटी खाकर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे भी तो अच्छा खाना खाने का हक है। हक? किस बात का हक है तुझे? बड़ी आई 56 भोग खाने वाली। आज तुझे वो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी। 56 भोग तो दूर की बात है। चली जा अपनी काल कोठरी में, जाकर वही मर। नहीं भाभी, मुझे काल कोठरी में बहुत डर लगता है। अच्छा, तुझे काल कोठरी में ना भेजूं ताकि तू रात के अंधेरे में यहाँ से भाग जाए? तुझे तो काल कोठरी में जाना ही पड़ेगा। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ काल कोठरी में, पर 56 भोग न से मुझे सूखी रोटी ही दे दीजिए। अनन्या को रोता देख सभी हंसने लगते हैं। वहीं सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मीनाक्षी उठकर रसोई में आती है और बारिश में बची हुई कई दिनों की बासी सूखी रोटी लाकर अनन्या को दे देती है। अनन्या रोते हुए सूखी रोटी लेकर घर के एक गंदे और अंधेरे कमरे में चली जाती है। अनन्या कमरे के एक कोने में बैठकर सूखी रोटी खाने लगती है और बाहर बारिश के साथ तेज बिजली की कड़कड़ाहट से कांप उठती है। मम्मी, पापा, यहाँ कितना डर लगता है। और ये चूहों की चूचू और मम्मी दीवार पर छिपकली। इससे अच्छा तो मैं बाथरूम में सो जाऊं, कम से कम वहाँ डर तो नहीं लगेगा। इस तय खाने में मुझे बहुत डर लगता है। और ये सूखी रोटी। देर रात अनन्या भूख से तड़प रही होती है। बारिश की तेज आवाजें और अंधेरे कमरे की खतरनाक आहटें अनन्या को एक कोने में सहमा देती हैं। अनन्या किसी तरह रात बिताती है। सुबह होते ही मनीष अनन्या के कमरे का दरवाजा खोलता है और अनन्या दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। कहती है सूखी रोटी खाकर कमजोर हो गई है, पर दरवाजा खुलते ही मिल्खा सिंह की तरह भागकर बाहर निकली है। अब तो तुझे वो सूखी रोटी भी देनी बंद करनी पड़ेगी लगता है। नहीं नहीं फूफा जी, ऐसा मत कीजिए, वरना मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। तेरी बुआ और भाभी सो रहे हैं, उनके उठने से पहले नाश्ता पानी का इंतजाम कर ले और घर के कामों में लग जा। चल। सुबह सुबह अनन्या झाड़ू लेकर घर के बाहर निकलती है। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है और कुछ पत्ते घर के दरवाजे पर बिखरे होते हैं। अनन्या झाड़ू लगाकर दरवाजे और आंगन की सफाई करती है। फिर अनन्या घर के अंदर आकर पूरे घर में पोछा मारने लगती है। तभी तरुण और सूरज छत पर बारिश में नहाकर गीले बदन नीचे उतरते हैं। तरुण के गीले और कीचड़ से सने चप्पल से पूरे घर में कीचड़ फैल जाता है। भैया, मैंने अभी इतनी मेहनत से पोछा मारा था, आपने फिर पूरा घर गंदा कर दिया। आपको अपने गीले जूते छत की सीढ़ी पर ही उतार देने चाहिए थे। भरा हुआ है। शोभना और मोहन हॉल में बैठकर चाय पी रहे हैं और जानवी पास ही पोछा लगा रही है। तभी पड़ोसन शांति शादी का कार्ड हाथ में लिए वहाँ आकर, अरे शोभना बहन, मेरी बेटी की शादी तय हो गई और बहुत ही अमीर और अच्छे परिवार में रिश्ता पक्का हुआ है। शांति कार्ड शोभना के हाथ में थमाती है। शोभना कार्ड देखकर थोड़ा अचरज में पड़ जाती है। अरे वाह शांति बहन, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। वैसे शादी कब की है? बस 2 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त निकला है। तुम लोग पूरे परिवार के साथ शादी में जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आएंगे। वैसे बहन, शादी की तैयारियां और शॉपिंग वगैरह सब हो गई क्या? हाँ बहन, सब खरीद लिया है। आज ही तो मैं सुनार की दुकान से लौटी हूँ। अरे सोने का भाव तो आसमान छू रहा है। 1,40,000 रुपए तोला चल रहा है। शांति गहनों के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर शोभना और जानवी आंखें फाड़े उसकी बातें सुनने लगती हैं। फिर भी मैंने अपनी बेटी के लिए पूरे 5 तोले के सोने के गहने खरीदे हैं और बाकी के गहने तो उसके ससुराल वाले चढ़ावे में ला ही रहे हैं। शांति मुस्कुराती हुई वहाँ से निकल जाती है। शोभना मुड़कर पोछा लगा रही जानवी को घूरते हुए, तू क्या बैठकर मुंह बाएं देख रही है और ये सोने का भाव इतने ध्यान से क्या सुन रही है तू? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही सुन रही थी। तू तो ऐसे सुन रही थी जैसे तेरे लिए भी किसी करोड़पति घर से शादी का रिश्ता आने वाला है। चल जा यहाँ से और घर का काम निपटा। जानवी नजरें नीची करके अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तब मोहन शोभना से, सुनती हो शोभना, अपनी जानवी भी तो अब शादी के लायक हो गई है। मैं सोच रहा था कि उसकी शादी के लिए भी थोड़ा बहुत सोना खरीद कर रख दूं।
सोनिया जी, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी कि आप अपनी पहली पत्नी की बेटी पर सारा पैसा लुटा दें। आप उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं। आपकी पहली पत्नी मर गई थी और मैं कुंवारी थी, फिर भी मैंने आपसे शादी की ताकि मुझे सुख मिले, इसीलिए नहीं कि आप अपनी बेटी के लिए सोने के गहने खरीदते फिरे। उसके लिए कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। शोभना की बात सुनकर मोहन चुप हो जाता है। शाम को शोभना अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर अपना छोटा सा डिब्बा निकालती है, जिसमें सोने के कान के और एक छोटा लॉकेट रखा होता है। कान के हैं और लॉकेट भी है, लेकिन मेरे पास सोने की अंगूठी नहीं है। आखिर शादी में जाऊंगी तो पहन कर क्या जाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। शोभना गुस्से में डिब्बा बंद करती है और मोहन के कमरे में जाकर मोहन से, सुनिए जी, आपको पता भी है कि मोहल्ले में क्या चल रहा है? क्या हुआ शोभना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अपने मोहल्ले की जो कमला है ना, उसके पति ने उसे डायमंड की अंगूठी दिला दी है और कांता के पति ने तो उसे भारी सोने का रानी हार दिलाया है। अच्छा, पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? आपको तो पता है ना कि मुझे भी सोने का रानी हार पहनने की इतनी इच्छा है, पर आप तो मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं करते। अरे तुम्हें तो पता ही है कि सोने का रेट कितना ज्यादा बढ़ चुका है। रानी हार तो कई कई लाख का आएगा। मेरी तो बस एक छोटी सी दुकान है, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं आपसे रानी हार मांग भी नहीं रही हूँ, लेकिन कम से कम सोने की एक अंगूठी तो दिला ही सकते हैं ना। अरे इतना पैसा एकदम से कहाँ से लाऊं? बेटी जानवी भी तो बड़ी हो रही है, उसकी शादी का भी सोचना है। मैंने सोचा बड़ा पक्का घर चमक रहा था। आंगन में सावित्री, गोविंद जी, कामनी, माधव और बच्चे बैठे थे। सुनिए जी, मैंने राजीव को शहर से साफ साफ बुला लिया है। कह दिया है कि अब कुछ दिन काम धंधा छोड़कर गांव आ जाए। बस अब जल्दी से उसकी शादी कर देते हैं। अरे सावित्री, शादी तो ऐसी करेंगे कि पूरे गांव में नाम हो जाएगा। मैंने तो सोच लिया है, अपने गांव से अपने सारे रिश्तेदारों को, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, सबको बुलाऊंगा। अरे काहे को पूरा खानदान बुलाओगे? इतने रिश्तेदार आ गए ना तो पूरा ट्रक भर जाएगा। हमारे घर में पैसों का पेड़ थोड़ी लगा है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अरे तू तो हर बात में खर्चों का रोना लेकर बैठ जाती है। वाह, अब नई देवरानी आएगी तो सारा झाड़ू पोंछा बर्तन और चूल्हा चौका उसी के मत्थे, और मैं तो आराम से खाट पर बैठकर अनुपमा देखूंगी। नई चाची आएंगी, नई चाची आएंगी, हमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं नई चाची से रोज कहानी सुनूंगी। परिवार वाले बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो, शुरू हो गई बारिश, अब तो पकोड़े बनने चाहिए। और साथ में अदरक वाली चाय भी, तभी तो बारिश का मजा आएगा। तभी घर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। राजीव हाथ में बड़ा बैग लिए आंगन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। अरे आ गया मेरा लल्ला, आ बेटा बैठ जा। कामिनी, जा अपने देवर के लिए पानी लेकर आ। तू एकदम सही टाइम पे आया है बेटा, अब कहीं मत जाना। तेरी जब शादी हो जाए ना, उसके 1-2 महीने बाद ही आराम से वापस जाना। वैसे चल, ये तो बता कि तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? लाखों छाप रहा है ना? हाँ बाबूजी, काम तो ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, बस मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर राजीव जल्दी से अपने कमरे में चला गया। माँ जी, देखा आपने? शहर से आया और ना हाल पूछा ना चाल, सीधा कमरे में घुस गया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे थका होगा बेटा, तू हर बात में शक मत किया कर। कुछ दिनों बाद राजीव की शादी हो जाती है। राजीव की पत्नी तुलसी का घर में गृह प्रवेश होता है। सभी बहुत खुश थे। ए बहू, सुन ले, तेरी सास बहुत बड़ी मक्खी कंजूस है, थोड़ा बच के रहना। अरे काहे डरा रही है नहीं बहू को? आजकल की बहुएं तो खुद ही ऐसी हैं, घर में आते ही महाभारत शुरू करवा देती है। काकी, शुभ काम में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। घर बसाने आए हैं तो दुआ दीजिए, आग मत लगाइए। अरे बहू, तू इन औरतों की बातों पे ध्यान मत दे, इनका तो काम ही है आग लगाना। तू कलश गिरा और सीधे अंदर आ। तुलसी ने कलश गिराया और धीरे धीरे घर में प्रवेश किया। उसके कदमों के साथ मानो घर में नई खुशियां आ गईं। देख बहू, ये अपना घर है और ये जो बाहर दूर दूर तक खेत दिख रहे। लाल रंग के जोड़े में दुल्हन बनी सजी धजी खड़ी होती है, जहाँ उसके गले में हीरो का हार चमक रहा होता है। वहीं बंगले के दोनों तरफ नौकरों की एक लंबी कतार लगी होती है। तभी जैसे ही किरण आगे कदम बढ़ाती है, वो सब उसके ऊपर फूलों की बारिश करने लगते हैं। आखिर मेरी शादी एक करोड़पति घर में हो ही गई।
मैं अपनी गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकल ही गई। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ आराम और खुशियाँ होंगी। किरण अपनी इस खूबसूरत ख्याली दुनिया में खोई हुई मुस्कुरा रही होती है कि तभी अचानक पीछे से उसकी सहेली कंगना किरण के सिर पर एक थप्पड़ लगाते हुए, क्या हुआ, कहाँ खो गई तू? तूने मेरा इतना खूबसूरत सपना एक पल में खराब कर दिया। तो फिर से अपनी उसी पुरानी ख्याली दुनिया में खो गई थी। तेरी आदत कभी नहीं छूटेगी। अरे भाई, हम यहाँ इस अमीर घर की शादी में बर्तन धोने आए हैं। सपने देखना बंद कर और जल्दी जल्दी बर्तन धो। जिसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर बड़े बड़े बर्तन धोने लगती हैं और फिर काम खत्म कर किरण अपने घर की तरफ पैदल निकल पड़ती है। वहीं घर पहुंचते ही किरण को देखते ही माधवी, आ गई बेटा तू? हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। तेरे पिताजी भी बाजार से फूल बेच कर आते ही होंगे। वो सुबह से भूखे प्यासे धूप में घूम रहे हैं। तू जल्दी से रसोई में जा और सबके लिए खाना बना दे। ठीक है माँ, मैं खाना बना लेती हूँ। आप चिंता मत करो, मैं पिताजी के आने से पहले ही खाना तैयार करके रख दूंगी। इतना कहकर किरण रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, जहाँ खाना बनाते वक्त उसे बेहद गर्मी लग रही होती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस छोटे से कमरे में इतनी ज्यादा गर्मी है। क्या हमारी पूरी जिंदगी इसी तंग रसोई और धुएं के बीच ही कट जाएगी? क्या कभी हमें इस भयंकर गर्मी से थोड़ी सी भी राहत नहीं मिलेगी? किरण बेहाल होकर रसोई की छोटी सी खिड़की खोलकर चमकते हुए चांद को देखते हुए अपने आप से, काश इस भयंकर गर्मी के मौसम में मैं उस चांद पर जा पाती। वहाँ पर मुझे कितनी अच्छी और सुकून भरी ठंडक मिलेगी। मेरे लिए तो इस अभागी दुनिया में कहीं भी कोई ठंडक है ही नहीं। बस चारों तरफ ये गरीबी की आग ही जल रही है। तभी उसके पिता महेश और छोटा भाई रवि घर आकर माधवी से, आज तो फूलों के बाजार में हमारी ठीक ठाक ही कमाई हो गई। सारे के सारे गेंदे के फूल अच्छे दामों में बिक गए। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि कम से कम हमारे कल के दाल और चावल का इंतजाम तो अच्छे से हो गया भाई। हाँ माँ, आज मैंने भी पिताजी के साथ बहुत दौड़ भाग की। मेरे पेट में अब तो चूहे कूद रहे हैं। दीदी कहाँ गई? अभी तक खाना क्यों नहीं लगाया? मुझे भूख लगी है। तभी किरण रसोई से उबले हुए चावल और पतली दाल लेकर कमरे में आती है और जमीन पर एक पुरानी चादर बिछाकर सभी को खाना परोसती है। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं कि तभी किरण, पिताजी, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह सूखी दाल और चावल ही खाते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में कभी कोई अच्छा पकवान नहीं लिखा है? बेटा, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि हम गरीब लोग हैं और हमें इसी गरीबी को अपनी किस्मत मानकर जीना पड़ेगा। बड़े बड़े सपने देखना हमारे बस की बात नहीं। जो मिल रहा है उसे ही भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लो। अरे दीदी, तुम फिर से अपनी वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मुझे बहुत जोर से भूख लगी और पेट संभालते हुए, अच्छा ठीक है दादी, अब मैं कॉलेज के लिए चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना, रास्ते में संभल कर जाना। मधु चली जाती है। सावित्री अपने दरवाजे के बाहर आती है और उसे देखकर सामने वाले घर के आंगन में झाड़ू लगा रही कल्पना सावित्री से, अरे सावित्री काकी, राम राम। सुबह सुबह मधु कॉलेज के लिए निकल गई क्या? हाँ कल्पना बहू अभी अभी निकली है। काकी सच में तुमने मधु बिटिया को अकेले पाल कर इतना बड़ा कर दिया। क्या करती बेटा, जब उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए तब वो बहुत छोटी थी और अब वही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है और मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा। काकी आपकी मेहनत सफल हुई। लड़की बहुत संस्कारी और पढ़ने में तेज है। बातें करते हुए झाड़ू लगाकर कल्पना झाड़ू लगा रही थी। तभी कल्पना का पति सुरेश बाहर आकर कल्पना से, अरे भाई, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। तुम ये झाड़ू बाद में लगाना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। कल्पना और सुरेश घर के अंदर चले जाते हैं। सुरेश नाश्ता करने बैठता है। कल्पना कटोरी में सब्जी परोसते हुए, लीजिए, आज तो मैंने ये मटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है। खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया आ रही है। सुरेश नाश्ता करने लगता है। तभी पड़ोसन मालती अंदर आकर, अरे कल्पना बहन, मेरे घर में हरी मिर्च खत्म हो गई, थोड़ी सी दे दो ना। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं अभी फ्रिज से लाकर देती हूँ। कल्पना रसोई में जाकर हरी मिर्च लाती है और मालती को देते हुए, ये रही हरी मिर्च। वैसे आज सुबह नाश्ते में क्या बना रही हो? आज मैं मधुर के लिए पोहा बनाऊंगी, उसे सुबह पोहा खाना बहुत पसंद है। बातें करने के बाद मालती अपने घर वापस आ जाती है। वो रसोई में पहुंचकर फटाफट पोहा बनाकर प्लेट में सजाती है और कमरे में बैठे मधुर को देते हुए, ये लो मधुर, गर्मा गर्म पोहा तैयार है, जल्दी से खा लो। वाह मालती, पोहा देखकर तो भूख और भी बढ़ गई। मधुर नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए घर से निकलता है। घर के बाहर गली में वो कमल से जोर से टकरा जाता है। अरे भाई, देख कर चलो, इतनी सुबह कहाँ भागे जा रहे हो?
अरे मधुर भाई, माफ करना। अरे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है, बस मैं घर पे अपना मोबाइल भूल कर आया हूँ, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल के बिना तो आजकल किसी का काम ही नहीं चलता, जाओ ले आओ। कमल अपने घर की तरफ तेजी से भागता है। कमल के घर पर उसकी माँ कृष्णा और बीवी नीलम खड़ी हैं। नीलम के हाथ में कमल का मोबाइल है। मैं तो आपको आवाज ही दे देती, पर आप तो बहुत तेजी से भाग गए। आप मोबाइल क्यों भूल जाते हो रोज रोज? कभी तो याद रखा करो। अरे सुबह सुबह मैं इतनी जल्दी में रहता हूँ कि भूल जाता हूँ यार, जानबूझकर थोड़ी ना करता हूँ। अरे बेटा, तू तो सब भूल जाता है, अगर मेरी बहू ध्यान न रखे तो पता नहीं तेरा क्या हाल हो। हाँ माँ, अब तो तुम उसमें भी मुझे टारगेट करो, सारी तारीफ बहू की कर लो। तारीफ के काबिल काम करेगी तो तारीफ तो होगी ही ना मेरे लाल। चलो, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है। बाय माँ, बाय नीलम। कमल घर के बाहर निकल जाता है। देखिए ना, टमाटर कितने लाल हैं, और ये पुदीना, इसकी खुशबू से तो पूरी रसोई ही महक उठी है। बाहर आसमान से आग बरस रही थी। कद्दू और तरबूज की घनी बेलें पूरी छत पर फैली हुई थीं। हरे भरे पत्तों के बीच से बड़े बड़े गोल कद्दू और तरबूज लटक रहे हैं। रसोई के ठीक सामने बाल्टी, बोतलों में लाल पके हुए टमाटर, चमकीले बैंगनी बैंगन, तीखी हरी मिर्च, नींबू और ताजी भिंडी के पौधे लहलहा रहे हैं। रसोई के अंदर खिड़की के पास जहां हल्की धूप छनकर आती है, वहां छोटे गमलों में धनिया और पुदीना लगा है। अरे मेरी प्यारी स्वरा, ये सब तेरी ही मेहनत का नतीजा है, वरना इस रेगिस्तान जैसी झुलसा देने वाली गर्मी में तूने तो जैसे इस रसोई में जान डाल दी है। स्वरा बेटा, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं इस हरी भरी रसोई को देखकर बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद अच्छे से खाना खाऊंगी। पता नहीं कितने दिनों से मैं ताजी सब्जियाँ खाने के लिए तरस रही थी। माँ जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वरा की वजह से अब कभी भी हमारे घर में सब्जियों की कमी नहीं होने वाली। अब हमारी रसोई हमेशा ऐसी ही हरी भरी रहेगी। हाँ, सब इस बच्ची ने ही तो किया है, वरना पता नहीं इस रेगिस्तान जैसी गर्मी में हम लोग बिना सब्जियों के अपना गुजारा कैसे करते। आखिर इस लड़की ने इस रेगिस्तान जैसी गर्मी में अपनी हरी भरी रसोई कैसे बनाई? ललिता और उसके परिवार वाले हरी भरी सब्जियों के लिए इतना तरस क्यों रहे थे, ये जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। लीजिए बाबूजी, खाना खा लीजिए। विक्रम जी, आप भी जल्दी से खा लीजिए, फिर कारखाने में भी तो जाना है। दोपहर का समय है। पूरा परिवार पसीने से लथपथ होकर खाना खाने के लिए बैठा है। घर का इकलौता पंखा गर्म हवा दे रहा है। सभी गर्मी से परेशान थे, तभी विक्रम अपनी थाली में आलू की सब्जी और दाल देखकर भड़क जाता है। ये क्या बना दिया है तुमने फिर से आलू की सब्जी? क्या इस घर में कोई हरी सब्जी नहीं बन सकती? रोज रोज ये सूखा खाना खाकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक तो इतनी भयंकर गर्मी है, ऊपर से ऐसा खाना। ये सब देखकर खाने का भी मन नहीं करता। मैं क्या करूं जी, बाजार से जो सब्जियां आई थी वो इस भयंकर गर्मी की वजह से सूख कर काटा हो गई हैं। अरे विक्रम, तू पायल पर क्यों गुस्सा कर रहा है? कल ही तो मैं बाजार से चुन चुन कर सब्जी लेकर आई थी, पर इस कमबख्त गर्मी ने सारी सब्जियों का रस चूस लिया। सब सूख कर खराब हो गई हैं, मुझे कूड़े में फेंकनी पड़ी। जा जाकर रसोई में देख ले। विक्रम, इस बार गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो बना है उसी में संतोष कर और चुपचाप खा ले। खाने का मन तो मेरा भी नहीं है, पर बाबूजी सही कह रहे हैं। भाभी, थोड़ा अचार ही दे दो। पायल रोहन को अचार देती है। सभी खाना खाते हैं और फिर विक्रम कारखाने चला जाता है। कारखाने में भारी मशीनों की तेज आवाज आ रही थी। टिन की छत के नीचे भट्टी जैसी गर्मी थी। विक्रम और उसका एक दोस्त काम कर रहे थे। दोनों पसीने में नहाए हुए थे। क्या बात है विक्रम भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। भाभी ने सुबह सुबह क्लास